सबसे पहली बात आप देखें कि पिछले 10 दिनों में ट्रेज़री बेंचेस की क्या कामयाबी या फिर क्या नाकामी रही है। अब सरकार की तरफ से ये कोशिश थी, सरकार की ये स्ट्रैटेजी थी क्योंकि पार्लियामेंट में जिसको कहते हैं ना कि जैसे पुराने ज़माने में राजा-महाराजा रणनीति बनाते थे, वैसे ही संसद में रणनीति बनती है, दोनों पक्षों की तरफ से। जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी होती है, वो 10 बजे के आस-पास सारे विपक्ष के नेता जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं, वो सब एक कमरे में बैठते हैं और आज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वैसे ही जो सत्ता पक्ष की स्ट्रैटेजी बनती है, वो अमित शाह के कमरे में बनती है। उस कमरे में सारे जो ट्रेज़री बेंचेस के प्रमुख नेता हैं, वो सब उस कमरे में आते हैं और उस दिन की स्ट्रैटेजी बनती है कि आज कैसे विपक्ष को घेरना है या विपक्ष को अगर कोई बिल है, अगर कोई चर्चा है, तो किस तरह से सरकार उसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर करे, इसकी स्ट्रैटेजी बनती है। अब पिछले जिस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद की जो स्थिति है और आज जब बजट की चर्चा तक की स्थिति है, उसमें देखें कि ट्रेज़री बेंचेस किस तरह से एक तरह से मुँह की खाई है। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में ट्रेज़री बेंचेस की ये स्ट्रैटेजी ये थी कि राहुल गांधी जैसे ही नरवाने साहब की किताब को कोट करना चाहते थे, ट्रेज़री बेंचेस की स्ट्रैटेजी ये थी कि नरवाने साहब की किताब को कोट नहीं करने देना है, राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है। और उस समय जब राहुल गांधी इस किताब को कोट कर रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न केवल खड़े हुए, बल्कि उन्होंने बार-बार ये कहा कि ये किताब छपी नहीं है, राहुल गांधी कैसे इस किताब को कोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी राजनाथ सिंह को सपोर्ट करने के लिए और राहुल गांधी को घेरने के लिए खड़ा होना पड़ा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो किरेन रिजिजू हैं, वो तो निश्चित रूप से खड़े थे ही, यानी कि सरकार के 3 भारी भरकम मंत्री, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, निशिकांत दुबे जो अनऑफिशियल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन सबको राहुल गांधी को घेरने के लिए खड़ा होना पड़ा। खैर, राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ। ट्रेज़री बेंचेस की सक्सेस इस बात में थी कि ठीक है, राहुल गांधी को उन्होंने बोलने नहीं दिया। लेकिन ये जो उनकी सक्सेस थी, वो किस तरह से भद-पिट गई, इसका नतीजा देखिए कि जिस नरवाने साहब की किताब अगर राहुल गांधी को उस दिन भाषण देने दिया जाता, तो राहुल गांधी का वो भाषण 1 दिन की हेडलाइन के बाद अगले दिन उतर जाता हेडलाइन से। और क्योंकि न्यूज़ का साइकिल ऐसा होता है कि लगातार उसमें खबरें आती रहती है और शायद वो दूसरे दिन की हेडलाइन साइकिल में शरीक नहीं होता। लेकिन चूँकि ट्रेज़री बेंचेस ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और नरवाने साहब की किताब को कोट किया गया, तो पूरी देश की जनता की क्यूरियोसिटी इस बात में हो गई कि आखिर जनरल नरवाने ने लिखा क्या है उस किताब में? क्या ऐसी बातें उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री के लिए और राजनाथ सिंह के लिए? और उसकी जो पीडीएफ थी, उसकी जो फ़ोटोकॉपी थी, कारवां मैगज़ीन का जो इश्यू था, वो एक तरह से धड़ल्ले से बिकने लगा और पीडीएफ की फ़ाइल जो थी, वो व्हाट्सएप पे सबके व्हाट्सएप मैसेज में पहुँचने लगे। और इस बहाने राहुल गांधी को जो सरकार बोलने का मौका देकर, उस मौके को 1 दिन के लिए इस्तेमाल कर इस न्यूज़ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती थी, वो 5 ही दिनों तक पूरे देश भर में पीडीएफ फाइल के ज़रिए 1 करोड़ से ज़्यादा जनता ने नरवाने साहब की किताब को पढ़ लिया। यानी कि सरकार जिस बात को दबाना चाहती थी, वो जनता तक ऑलरेडी पहुँच गई। राहुल गांधी की पहली कामयाबी ये हुई कि उन्होंने उस किताब की का जो अंश था, जिसमें कि 2 जो क्रूशियल अंश है। पहला कि जब वो रक्षा मंत्री का बार-बार फ़ोन करके दरवाज़ा खटखटाते हैं और ये पूछते हैं कि उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से चाइनीज़ फ़ोर्सेस लगातार उनके टैंक बढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिस पे कि रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो उन्हें बताएँगे कि क्या करना है और 2 ढाई घंटे इसमें गुज़र जाते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से बात कर होती है और उसके बाद जब रक्षा मंत्री नरवाने साहब को बोलते हैं कि जो उस समय चाइना के बॉर्डर पे पूरी भारत की फ़ोर्स जमी हुई थी और चाइनीज़ आर्मी के टैंक भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसमें जो जवाब होता है कि जो उचित है, वो करो। अब इस जो उचित है, वो करो, ये जो लाइन है 5-6 शब्दों की, इसके कई सारे मायने थे। पहला इसका मायना ये है कि क्या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की तरफ से
पूरी फ्रीडम है आर्मी चीफ को कि वो जो चाहें, वो चाइना से निपट सकते हैं या फिर इसका ये मतलब था क्योंकि नरवाने साहब का जो मकसद था या जो आशय था, वो ये था क्योंकि ये कॉल पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है कि उसे चाइना के साथ किस सीमा तक युद्ध लड़ना है और उसके ढेर सारे रामिफिकेशन है। तो इसलिए वो कॉल प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं लेना चाहती, वो आर्मी चीफ के मत्थे छोड़ना चाहती है, इसलिए उन्होंने कहा है जो उचित है सो करो। तो जो मैसेज राहुल गांधी जनता तक पहुँचाना चाहते थे, वो जनता तक वो मैसेज पहुँच गई। उसके बाद राहुल गांधी की दूसरी कामयाबी क्या रही कि जब बजट के ऊपर 2 दिन पहले ये जब लोकसभा के स्पीकर में विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए और डेडलॉक को तोड़ने की बात हुई, तो विपक्ष ने ये कहा कि आप राहुल गांधी को बोलने दें, तब हम हाउस का कंडक्ट जो हाउस का बिज़नेस है, उसको चलने के लिए अलाउ करेंगे। सरकार इस बात के लिए टस से मस तैयार नहीं हुई कि वो राहुल गांधी को नरवाने साहब की किताब को कोट करने के लिए मौका नहीं देना चाहती। जिसके बाद विपक्ष ने क्या किया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन दाखिल कर दिया, नोटिस दाखिल कर दिया। यानी कि पहली कामयाबी तो ये हुई कि वो किताब सारे सर्कुलेट होकर पूरी जनता तक पहुंच गई। दूसरी, लोकसभा के स्पीकर को उन्होंने इस तरह से इतिहास में ये चौथा मौका है, जबकि लोकसभा स्पीकर के पार्टिजन रोल को लेकर एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन दाखिल हो रहा है और अगले अगर इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो विपक्ष की दूसरी कामयाबी होगी कि जब इस पे बहस होगी, तो उसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मौका मिल जाएगा कि वो सरकार को घेर सकते हैं बहस के दौरान और ये साबित कर सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा का स्पीकर जो है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बन के विपक्ष को समय नहीं दे रहा है। अगर ये नोटिस एक्सेप्ट होता है, हालाँकि इस बात के भी चांसेस हैं कि ये नोटिस एक्सेप्ट ना हो, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो विपक्ष को एक दूसरा मौका मिलेगा सरकार को घेरने के लिए। लेकिन तीसरी बड़ी जो कामयाबी मिल गई कि बजट सत्र के चर्चा के लिए जब विपक्ष तैयार हुआ और जिसमें शशि थरूर ने कल बोला और आज राहुल गांधी को मौका मिला, राहुल गांधी ने वो सारी बातें जो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कहना चाहते थे, वो सारी बातें आज उन्होंने सरकार को खरी-खोटी सुनाई। यानी कि जो आज के भाषण की मुख्य बातें हैं राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने एक जो एप्स्टीन फाइल जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, कई सारे मुल्कों में जो अमेरिकी जिसको कहते हैं कन्विक्ट या फिर वहाँ का अपराधी घोषित हो चुका था, उसके साथ में किस तरह से दुनिया के ताकतवर लोगों के संबंध थे, अलग-अलग कामों के लिए और पूरी दुनिया में कई राष्ट्रों में, कई देशों में इसको लेकर कई सारे प्रमुख जिसको कहते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस जो ऑफिशियल है, उन सबको रिज़ाइन करना पड़ा है। ब्रिटेन का आप उदाहरण ले लेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस तरह से वहाँ पे घिरे हुए हैं कि एक उनके अधिकारी की नियुक्ति जो अमेरिका में हुई और उसको लेकर किस तरह से ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसी तरह से फ्रांस के एक अधिकारी को ले लेंगे कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आया है। लेकिन भारत में जो भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी, उनका नाम उस एप्स्टीन फाइल में कई बार ज़िक्र हुआ है। इसके अलावा एक प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आता है उस एप्स्टीन फाइल में कि किस तरह से वो किस तरह से वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक जाने के लिए एप्स्टीन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और उस ज़माने में उस प्रमुख उद्योगपति का जो रिश्ता था, वो प्रधानमंत्री से काफ़ी नज़दीक थे। यहाँ तक कि जो राफ़ेल आप डील जानते हैं कि राफ़ेल डील जो हुई थी एक तरह से वो अनिल अंबानी की कंपनी के लिए राफेल डील की शुरुआत हुई थी। तो उस फ़ाइल के ज़रिए पूरी दुनिया में तहलका है, लेकिन भारत में उसपे जो प्रमुख लेगेसी मीडिया है, उसमें वो चर्चा नहीं हो रही है। अब सवाल है कि सरकार इस चर्चा से बचना चाह रही थी। सरकार को ये लग रहा था कि ये संसद में बहस का मुद्दा न बन जाए, लेकिन राहुल गांधी ने आज हरदीप पुरी को भी उस मुद्दे पर घेर लिया और उन्होंने उस प्रमुख उद्योगपति का भी नाम लिया कि कौन किसको बचा रहा है और उनके जो डायलॉग्स हैं उन सबको लोग जानते हैं। तो एक तो सरकार की जो किरकिरी हुई कि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल के ज़रिए सरकार को कटघरे में करने की कोशिश की, हरदीप पुरी को घेरने की कोशिश की, जिसका कि हरदीप पुरी ने जवाब दिया कि राहुल गांधी कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। उन्होंने सिर्फ डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किसी रेफ़रेंस में डायलॉग हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी कन्विक्ट से जो सेक्सुअल ऑफेंस का पूरी दुनिया में एक बड़ा सिंबल बन चुका है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर
थू-थू लोग कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो छोटे बच्चे थे, उनको किस तरह से सेक्सुअल ऑफेंस के लिए वो पूरी दुनिया में एक तरह से घृणा का पात्र बन चुका है। उस व्यक्ति से, कन्विक्टेड व्यक्ति से भारत सरकार के मंत्री, और उस ज़माने में हरदीप पुरी हालाँकि मंत्री नहीं थे, लेकिन वो एक अधिकारी हुआ करते थे, बीजेपी के जो अफ़ेयर्स हैं उसमें इन्वॉल्व रहते थे। वो किस तरह से उसके साथ डायलॉग में थे और मंत्री बनने के बाद उनके क्या रिलेशनशिप थे। उसी तरह से भारत के एक प्रमुख उद्योगपति जो प्रधानमंत्री से अपनी नज़दीकियाँ दिखाते हैं, उनसे बातचीत के क्रम में, तो इस पे चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने उस चर्चा को मेन डिस्कोर्स में लाया। दूसरा जो राहुल गांधी ने जो मुख्य मुद्दा आज की चर्चा में उठाया कि जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है, जिस ट्रेड डील को लेकर ना केवल पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि संसद में उन्होंने उसका जवाब भी दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत ने एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इस ट्रेड डील में। लेकिन राहुल गांधी ने उसके कच्चे चिट्ठे फाड़ दिए। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से भारत के डेटा को और भारत के जो किसान हैं, उनको एक तरह से अमेरिकी बाजार के हवाले कर दिया गया है और भारत एक तरह से सरेंडर कर चुका है, और सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि प्रधानमंत्री का गला जो है वो अमेरिका ने पकड़ रखा है, और उसमें वो एप्स्टीन फाइल और बाकी जो बातें हैं, उसके कारण ट्रंप उनके गले को पकड़ के उनकी बाहें उड़ेड़ रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बातें कहना चाहते थे, जो ट्रेज़री बेंचेस उन्हें पहले ही मौका देकर 6-7 दिन बचा सकता था, एक मौके के देकर उन्होंने 6-7 मौके, 6-7 दिन उन्हें देकर न केवल उन्होंने जनरल नरवाने की किताब को पूरे देश की जनता तक पहुँचाया, बल्कि ट्रेड डील की जो बातें राहुल गांधी और एप्स्टीन फाइल की जो बातें राहुल गांधी करके सरकार को घेरना चाहते थे, वो सारी बातें भी राहुल गांधी करने में